तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू। यहाँ पे हुआ है आज महाधमाका, क्योंकि एसएससी ने जिस डेट के अराउंड कहा था उसी डेट के अराउंड आपके आ चुकी है एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन बच्चों। तो मैं सनी भोसले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस महाधमाके में आपका। बिकॉज अभी टेंटेटिव वैकेंसीज मेरे पास 7,500 के करीब है, बट डेफिनेटली ये बढ़ने वाली है। 7,500 प्लस बढ़ेंगी बढ़ेंगी, 10 भी जा सकती, 15 20 भी जा सकती हैं। तो पिछली बार भी इन्होंने इतना ही कुछ कहा था, बट देख लो पहुंचते पहुंचते कहाँ 20 के अराउंड पहुंच गई थी। 20,000 के अराउंड मेरी वैकेंसीज अल्टीमेटली पहुंच ही गई थी, जहां तक मुझे लग रहा है। क्लियर है। तो अभी मैं वन बाय वन इस नोटिफिकेशन को बच्चों देखने वाला हूं और डेप्थ में समझेंगे कि कहां पे किस पोर्शन पे मुझे ज्यादा फोकस करना है और किस पोर्शन को मैं कैसे डील करूंगा। बिल्कुल लाइटली तो मैंने किसी भी पोर्शन को लेना नहीं है। क्लियर है। तो चलो नोटिफिकेशन को देखते हैं बढ़िया से। और कुछ एक गलतियां जो बच्चे कर रहे हैं, जो बच्चे कुछ एक गलतियां कर रहे हैं ना, उनको पूरी तरह से मिनिमाइज करवा दूंगा आज। जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, किस वजह से रिजेक्ट हुआ था, क्यों रिजेक्ट हुआ था, सब चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं, वन बाय वन। ठीक है, चलिए तो चलते हैं बच्चों पहले चीज की तरफ। जरा से इधर चलिए जरा। देखिए मेरे पास क्या है, सबसे पहले नोटिस निकला है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम 2023 यानी सीजीएल 2023। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 3 तारीख से शुरू हो रही है और 3 अप्रैल से मई, यानी पूरा एक महीना है। तो जो बच्चे डिले करते हैं ना फिर लास्ट की तारीखों में, क्योंकि एसएससी साफ साफ लिखती है कि अगर लास्ट की डेटों में हमारी साइट हैवी होती है, जेम होती है, कुछ भी होता है, हम इसकी जिम्मेवार नहीं है, हम डेट को आगे नहीं बढ़ाने वाले। तो भैया एक महीने का समय काफी सफिशिएंट, काफी लंबा समय होता है। तो इसको भरने में ही फायदा है, जल्दी से भर दीजिए ताकि आपको बाद में तैयारी करनी सौखी रहे। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 3/5, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफलाइन चलान की है आपकी 4 मई 2023। तो इन डेट्स को लॉक कर लीजिए, रिमाइंडर लगा लीजिए कि इस तारीख से पहले पहले मुझे सीजीएल का फॉर्म भरना ही भरना है। नेक्स्ट क्या दिया मुझे, लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ द बैंक, यानी 3 से 4 बजे के बीच में। 5 मई आपकी आखिरी तारीख है जो ऑफलाइन चलान। बस बेसिकली ऑनलाइन कटवा दो साथ ही साथ आपका। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अब देखो यहां पे एक अलग से इन्होंने कॉलम ऐड कर दिया है, शायद पिछली बार था कि आई डोंट नो। इस बार क्या हुआ, इन्होंने पहले ही बता दिया कि अगर आपकी कोई फॉर्म में करेक्शन होती है, क्योंकि फॉर्म रिजेक्शन का टाइम दे रहे हैं वो, कि भैया कोई बच्चा ऐसा ना बचे कि जिसका फॉर्म बिना भरे जाए, या कोई बच्चा ऐसा ना आ जाए जो ये कहे यार मेरी नौकरी लग सकती थी अगर फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है। इन्होंने क्या किया है, 7 मई और 8 मई 2 दिन इन्होंने एक विंडो ओपन होगी ssc.nic.in पे, जहां पे अगर आपके फॉर्म में कुछ एरर है, करेक्शन करनी है तो आप कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट है टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टायर 1 कंप्यूटर, आपका जुलाई में, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने पूरे पूरे, बिकॉज अभी अप्रैल भी स्टार्ट ही हुआ। तो 3 महीने मोटे मोटे हैं। जिसने अभी भी तैयारी शुरू की है ना, भाई जुड़ जाओ हमारे साथ, लगातार वीडियोस को देखो, बड़ा कुछ पता चलने वाला है। क्लियर है। क्योंकि मैंने मेंस के पेपर के बाद भी बच्चों से बात की और मैंने कहा, जो मैंने एमसीक्यूज कराया उन्होंने कहा सर लेवल वही है, लेवल जो आपने बताया लेवल वो ही है, चेंज हुआ ही नहीं। तो क्यों मैं फालतू के अननेसेसरी बड़े बड़े क्वेश्चंस के पीछे जान झोंकूं और बच्चों की जान मुश्किल में डालूं। इज ए क्लियर। नेक्स्ट इज आपकी ये है टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टायर 2 आपकी, तो भी नोटिफाई लेटर, बट ये महीने 1.5 महीने में हो जाएगा। अगर मैं बेसिकली बात करूं, अगर मुझे दिया है जुलाई, तो अगस्त तक आपका मेंस हो जाना चाहिए, अगस्त सितंबर तक। मैक्सिमम अगस्त का एंडिंग अगर जुलाई के मिड में होता है तो 1 से 1.25 महीने का टाइम ही मिलता है। पिछली बार भी इतना ही दिया था अप्रोक्सीमेटली, महीने के करीब, तो इस बार भी इतना ही मिलने वाला है। तो लगा के चलिए अगस्त तक अपनी नौकरी पक्की कर लेनी है आपने। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखें जरा। तो भैया थोड़ी उंगलियां में घुमानी शुरू कर दो, टाइपिंग शुरू कर दीजिए। चलिए चलिए नेक्स्ट इज अब पे स्केल क्या रहने वाला है आपका। अगर मैं बात करूं पोस्ट वाइज, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले पे लेवल 8 47,600 से 1,51,100 पोस्ट है। मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑफिस कैडर, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट और एज लिमिट 18 से 30, यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर सीएजी। क्लियर है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर सीएनडीजी। ये रहने वाली है आपकी ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल। तो ग्रुप बी पोस्ट मिल रही है भाई, जिनको लगता है ना कि सीजीएल में पोस्टें ज्यादा अच्छी नहीं होती, भाई देख लो। ठीक है।
बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट हैं आपके पास, मैं बता रहा हूँ। तो सैलरी पैकेज देख लो भैया, 1.5 लाख तक पहुंच रहा है आपका, और क्या चाहिए आपको। नेक्स्ट है पे स्केल 7, 44,990 से 142,400 है तकरीबन। यहाँ भी 45-50 हज़ार से 1-1.5 लाख के आसपास की आपकी है। इसमें क्या है देखो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है आपका, ये है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में ग्रुप बी है, 20 से 30 साल एज ग्रुप आपका तकरीबन तकरीबन 30 साल तक है, आप भर सकते हैं इसको। क्लियर है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। तो आईबी में भी जाने का बहुत सुनहरा मौका, जिन्होंने रेलवेज में जाना है बढ़िया से तैयारी करो और नंबर ले लो भाई यहाँ पे आके। क्लियर है। उसके बाद इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी है आपके पास, ग्रुप सी है, क्योंकि ये सारे ग्रुप बी की पोस्टें आपके पास, और यहाँ से ग्रुप सी की पोस्टें शुरू हो जाती हैं आपकी। अगर मैं बात करूँ इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज सीबीआईडी सीबीआईसी, ये भी आपकी ग्रुप बी की ही पोस्ट है, 18 से 30 साल। इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया आपका, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर सब इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर पोस्ट इंस्पेक्टर। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। और देखो ये किसमें है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। क्यों मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को सिर्फ 2-3 चीजों का पता है। उन्हें क्या पता है कि इनकम टैक्स में जा सकते हैं, एक्साइज में जा सकते हैं, ऑडिटर ऑडिटर का भी चलो कुछ बच्चों को पता है, बट बेसिकली इसमें ये पोस्टें हैं जो टॉप लेवल की पोस्ट हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब यहां तक पहुंच सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक एसएससी सीजीएल के पेपर के माध्यम से। क्लियर है की बात। तो प्लीज भाई इस वीडियो को शेयर करना है, बताना है बच्चों को कि कहीं पे क्या डिस्कशन हुआ पता नहीं, बट यहाँ पे पोस्टों को भी बताया गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट है आपका 35,400 से 1,12,400 आपका है यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर। ये सब आपकी ग्रुप बी पोस्ट रहने वाली, और एज ग्रुप वही आपका क्या है 18 से 30। और किसमें है, मिनिस्ट्री, सीबीआईसी, एनएचआरसी, कैग, एनआईए, एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो सारी की सारी मिनिस्ट्री लेवल की पोस्टें लेवल बी की आपकी है। उसके बाद आ गया आपका पे लेवल 5, 29,200 से लेके 92,300 तक। ऑडिटर कैग में, ऑडिटर सीजीडीए, ये आपकी सारी की सारी जो पोस्ट हैं बेटा लेवल 5 में, ये सारी की सारी आपकी कौन सी हैं, लेवल सी की पोस्ट हैं। अगर पे स्केल 4 की बात करूं मैं, 25,500 से 81,100, 81,100 पोस्टल असिस्टेंट, सोर्ट असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट, आपका अपर डिविजनल क्लर्क हो गया, सीनियर असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर। ये भी आपकी सारी की सारी ग्रुप सी की पोस्ट हैं, और इसका जो एज ग्रुप रहने वाला है वो आपका रहने वाला 18 से 27। क्लियर है। अब वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन की धीरे धीरे कर लेते हैं बात। देखो टेंटेटिव वैकेंसीज, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 7,500 वैकेंसीज, हाउएवर फर्म वैकेंसीज विल बी determined in due courses. Update vacancies, if any, along with post wise and category wise vacancy will be made available on the website of the commission, www.ssc.nic.in। कैंडिडेट्स कॉर्नर पूरा बताया गया भाई, अगर कल को वैकेंसीज बढ़ती हैं तो आपको कहां पे मिलेंगी, कहां पे दिखेंगे आपको वैकेंसीज। क्लियर है। तो पूरा डिटेल में एसएससी बताती है आपको। अब देखो जरा, ठीक है। उन्होंने ये कहा है, कैंडिडेट मे नोट दैट स्टेट वाइज, जोन वाइज वैकेंसीज आर नॉट कलेक्टेड बाय द कमीशन। क्लियर है की बात। तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए माफ कीजिए। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एससी कैंडिडेट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी, अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, ईएसएम एंड पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूबीडी बोलते हैं इसको, कैंडिडेट्स फॉर ऑल द कैटेगरीज ऑफ पोस्ट सर्विसेज। Our applicant and admission would be determined and communicated by the intelligent minister officer status। इसका मतलब आपकी वही जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो तो ऑलरेडी इसमें बताया गया कि दी हुई है हमने। क्लियर है। नेक्स्ट इज नेशनलिटी क्या होनी चाहिए भैया, आप इंडिया के होने चाहिए, नेपाल के हो सकते हैं, भूटान के हो सकते हैं, बट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, कोमली, तंजानिका एंड जाम्बिया, मालवी, इन कंट्री से आप अगर आप आगे माइग्रेट हैं तो आप भर सकते हैं। क्लियर। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है बढ़ने के लायक। अब एज लिमिट की बात करें जरा हम देखें। रिक्वायरमेंट ऑफ एज ऑफ वेरियस पोस्ट इज एज फॉलो। एज लिमिट आपकी है 18 से 27 साल। कैंडिडेट मस्ट हैव नॉट बॉर्न बिफोर 2/8/96
और 1/8/2005 के बाद। फॉर द पोस्ट विच एज लिमिट इज 20 to 30। भाई 2/8/93 से पहले नहीं पैदा होने चाहिए और 1/8/2003 के बाद नहीं होने चाहिए। जो 18 से 30 हैं, फॉर द पर्सन हुज एज लिमिटेड 18 से 23, सेम इसमें भी है। और मतलब 18 से एज लिमिट 18 से 32 किसकी है भाई? 91 और 2005 को। तो कुछ पोस्ट 18 से 32 की भी इसमें देखनी पड़ेगी। अब देखे जरा एज वाइज जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है वो कितना है हमारे पास। अगर SC/ST की बात करूँ 5 ईयर है, OBC की बात करें 3 ईयर है, PWD अनरिजर्व की बात करें 10 साल है, PWBD OBC की 13 साल है, PWBD SC/ST की 15 साल है। मतलब एक सर्विसमैन के लिए है 3 साल का डिडक्शन है जी। बेसिकली इतनी है मेरे पास, ठीक है। एडिशनल परमिशन रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट फॉर ग्रुप C पोस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई हु हैव रिडंडेंट नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस। तो उनके लिए भाई अपर एज 40 साल। ऐसे ही बाकियों के लिए जो कैटेगरी वाइज है सेम 45, 35 और 40 साल दी गई हैं। इसके लिए विडोज, डाइवोर्सी वुमेन, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम एंड हु आर नॉट रीमैरिड SC/ST। क्लियर है? जो जिनकी मैरिज दोबारा नहीं गई है। क्लियर है? देखिए अब अगर मैं बात करूं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है एज ऑन 1/8, मतलब आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री चाहिए सबसे पहली बात। मतलब आप अगर ग्रेजुएट हैं तो पूर्णतः इसको भर सकते हैं, डिग्री हाथ में होनी चाहिए टिल डेट। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन अगर मैं बात करूं अकाउंटेंट एंड कोर्स मैनेजमेंट, अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स, मास्टर इन बिजनेस स्टडी, मास्टर ये आपकी ऑडिट ऑफिस आई थिंक जो WO वगैरह उनके लिए है ये, ठीक है जी। बेसिकली आपको आपका ग्रेजुएशन ही चाहिए। अब जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर के लिए क्या चाहिए? बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड +2 स्टैंडर्ड लेवल, बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द डिग्री लेवल। ये मैं बात कर रहा था आपसे कि इसका थोड़ा सिलेबस अलग होता है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। मतलब आपके पास क्या होना चाहिए? स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए अगर आप स्टैटिकल ऑफिसर के लिए भर रहे हैं। रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगेन मेरे पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन क्या? मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट्स। तो भैया लॉ वाले बच्चे भी है ना मेरे जो भर सकते हैं इसको, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ऑल अदर पोस्टों के लिए क्या चाहिए? जो इनको छोड़ के पोस्टें क्या चाहिए? बैचलर डिग्री सिर्फ और सिर्फ बैचलर। अब एक चीज और है, जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं उनको बड़ी दिक्कत रहती है कि भैया भर सकते नहीं भर सकते। इसमें क्या दिया होगा? द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन और ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट 1/8, मतलब 1 अगस्त 2023 से पहले आपके पास अपनी डिग्री हाथ में होनी चाहिए अगर आप फाइनल ईयर के परीक्षार्थी हैं या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई। अब आपको अप्लाई कैसे करना है इसमें देखो, अप्लीकेंट मस्ट बी सबमिटेड ओनली इन ऑनलाइन मोड वेबसाइट। मतलब आपको कुछ फॉर्म नहीं भरना है पहले की तरह भेजना है, आपको सिर्फ ssc.nic.in पे जाके रजिस्टर करना है। और डिटेल इंस्ट्रक्शन प्लीज रेफर टू एनेक्स 3। मतलब आपको सिर्फ भरना है, वहां पर सारे इंस्ट्रक्शन आपको पता चल जाएंगी। बहुत ईजी होता है भरना फॉर्म। ना समझ आए तो मैंने बता रखा आपको क्या करना है, नंबर दिए वहां पे क्लिक कीजिए, SSC डॉट अपना इस पे जाइए, अभी PDF में लिंक आपके नीचे मिलेगा माइक्रोवर्स का, उस पर जाइए, नंबर लिखिए, नहीं पता चल रहा टीम डेफिनेटली विल कॉल यू। क्लियर है? इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कलर्ड फोटोग्राफ JPG 20 से 50 के भी इमेज, डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी 3.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर डेटेड 5/3/2020 सुप्रीम कोर्ट मैटर। मतलब आपको क्या चाहिए? फोटो क्लियर हो जानी चाहिए और फोटो भैया 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन नोटिस नॉमिनेट द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप एंड सब टेक्निकल्स। ये मैं आपको बताऊंगा एंड में कि क्यों आपका रिजेक्ट होता फॉर्म। ठीक है, चलिए लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन आपकी है 3/5/2023, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। भाई लास्ट डेट को मत देखिए और भर दीजिए। चलिए अब एप्लीकेशन फीस की बात कर लें, थोड़ा सा है भैया, लंबा चौड़ा बताया था मैंने, होगा पहली सेशन ये। एप्लीकेशन फीस कितनी है? 100 रुपये है आपकी, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये। वुमेन कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, SC/ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यानी PWBD एक्स सर्विसमैन
आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन एंड एग्जेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। मतलब ये वो कैटेगरीज हैं जो फीस नहीं भरेंगी, सिर्फ फॉर्म आपने भरना है। क्लियर है। नंबर 3, फीस कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू BHIM, भीम, UPI, नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे कार्ड एंड डेबिट कार्ड और कैश इन SBI ब्रांचेस बाय जनरेटिंग SBI चलान। तो आप चलान भी कर सकते हैं, भर सकते हैं। ऑनलाइन फीस कैन बी पेड बाय, भैया वही मैंने बता चुका हूँ, 4-5 से पहले आपने इसकी ऑनलाइन फीस जमा कर देनी है। क्लियर है। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ये क्या है आपके पास 7 से 8 के बीच, ये भी फ्रंट पेज पे पहले बता दिया गया था। आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन द कमीशन विल प्रोवाइड अ पीरियड ऑफ 2 days टू एनेबल कैंडिडेट्स टू करेक्ट मॉडिफाई ऑनलाइन एप्लीकेशन पैरामीटर्स विद इन द कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू रीसबमिट एप्लीकेशन आफ्टर मेकिंग रिक्वेस्ट करेक्शन चेंजेस इन द वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन डाटा एज पर द रिक्वायरमेंट। इसमें वही बात बोली गई है कि भैया 2 दिन देंगे, जो अगर गलती है तो उसको ठीक कर लेना। पहली बात तो गलत भरना ही नहीं है। क्लियर है। चलिए अब कुछ एक मैं सेंटर की बात भी करने वाला हूँ, ठीक है, कि मेन में थोड़े बहुत ही पूरे दिन में लेके आया लिस्ट इसकी, ठीक है। अब आपके पास एक कैंडिडेट आपके पास आने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ रीजनल, ये ऑफिसेज हैं, ये आपके पास सेंटर है। सेंट्रल रीजन CR रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न में अंडमान एंड निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, ये सारे आपको दिए गए हैं। पटना, वाराणसी वगैरह। ये आपके पास कर्नाटक रीजन, लक्षद्वीप एंड केरला के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, नॉर्दर्न रीजन के लिए हैं आपके। क्लियर है। चलिए अब शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या रहने वाला है बच्चों मेरे पास। देखो शेड्यूल सिंपल सा सबको पता है, फिर भी बता देता हूँ। इसमें 2 टायर होते हैं, टायर 1 एंड टायर 2। अब होता क्या है, मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन द CBE मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम if conducted in multiple shift will be normalized by using the formula published by the commission। वो कहता है जी नॉर्मलाइजेशन हो सकती है, अगर चाहिए, अगर हुई तो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है tentative answer keys of the computer based examination will be placed on the website of the commission after the exam। candidate may go through the answer keys and submit online representation if any within the stipulated time limit on payment ₹100 per question which is non-refundable representations received through any other mode example letter हो गया, application हो गया, email etc will not be entertained। इसका मतलब क्या है कि अगर आप जैसे पेपर की बात करते क्या है, कमीशन बड़ी जल्दी आपका टायर 1 का एग्जाम जो होता है ना, वो पूरा का पूरा अपलोड कर देता है विद आपका कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत। तो वहां से आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि भैया कितने क्वेश्चन सही है कितने गलत है। अगर उसमें आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन कमीशन ने गलत कर रखा है और आपका ठीक है, तो पर क्वेश्चन ₹100 फीस देके ना आप उसको ठीक करा सकते हो, अगर वो ठीक है तो। अगर कमीशन ने बाई चांस कोई एरर होता है, ऐसे होता बहुत कम है, रेयर चांसेस है, कमीशन ऐसा करते नहीं, अगर है तो आप ₹100 पर क्वेश्चन के हिसाब से उसको ठीक करवा सकते हो और वो नॉन रिफंडेबल फीस है। क्लियर है। और ईमेल आपका कोई लेटर चाहिए थी, कुछ नहीं एंटरटेन होगी, सिर्फ वहीं पे आप इसको कर सकते हो। क्लियर है। चलिए स्कीम ऑफ टायर 1 देखो, टायर 1 में कोई चेंज नहीं है। आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है और इसके 25-25 क्वेश्चन ईच है। ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 25-25-25 और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का, तो 50-50-50-50 1 घंटा मिलने वाला आपको। और 1 घंटा 20 मिनट है कैंडिडेट एलिजिबल, जो आपके कुछ हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1 घंटा 20 मिनट आपको मिल सकता है एक्स्ट्रा। ठीक है, जो फिजिकली फिट नहीं होते बच्चे उनके लिए। टायर 1 विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव मार्क्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपका इंग्लिश में रहेगा, बाकी सारा आपका क्या रहने वाला पेपर हिंदी में। 100 के 100 क्वेश्चन इंग्लिश में मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे। और साफ साफ बोला गया एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है, ठीक है, बट गलत के कितने, आधा नंबर आपका कट जाएगा बच्चों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, शेड्यूल स्कीम फॉर टायर 2 एग्जामिनेशन। देखो क्या है, पेपर 1 सेक्शन 1 2 घंटे 15 मिनट। क्या रहना, मॉड्यूल 1 मैथमेटिक्स एबिलिटी, आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले। एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 3 नंबर का, तो 180 नंबर का मैथ आपके पास। रीजनिंग के कितने हैं, 30, टोटल 60 क्वेश्चन है। ठीक है, 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। मैथ और रीजनिंग 90-90 नंबर के रहने वाले हैं आपके पास है 180। ठीक है, और ईच आवर 1 सेक्शन, मतलब 30 क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट और 1 आवर फॉर ईच सेक्शन। हर सेक्शन के लिए आपको 30 से 1 घंटा मिलने वाला है। सेक्शन 2 में क्या, मॉड्यूल इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड
जनरल अवेयरनेस, तो इंग्लिश यहाँ की 45, और जनरल अवेयरनेस यहाँ पे भी दरवाजा खटखटा रहे तो भैया पढ़ने लगते हो जो जीएस नहीं पढ़ते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे कितने 45 और यहाँ पे भी कितने हैं 25, तो यहाँ पे भी 70 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स, और आपके पास 210 मार्क्स है। यहाँ पे भी 1 घंटा 20 मिनट जो मैंने बता दिया। क्लियर। सेक्शन 3 है आपके पास मॉड्यूल कंप्यूटर नॉलेज, आपके पास मॉड्यूल 20 क्वेश्चन अंदर 60, 15 मिनट फॉर ईच मॉड्यूल, 20 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर, सब मैं बता चुका हूँ ये। एक्स्ट्रा मिनट किसको मिल रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 3 में डाटा एंट्री स्पीड, जो आपका टाइपिंग टेस्ट है, 1 डाटा एंट्री टास्क, आपको पैराग्राफ देंगे, इस बार तो बड़ा इजी सा पैराग्राफ आया था। ठीक है जी। नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट 2 पेपर 2 है आपका, जिनका स्टैटिक्स है उनका है 2 क्वेश्चन 200 मार्क्स है 2 आवर। नंबर 3 जनरल स्टडीज फाइनेंस है इकोनॉमिक्स है, ये भी आपका 100 गुना 200 रहने वाला है। क्लियर है। अब टायर 1 भी कंडक्टेड, और पेपर 1 पेपर 2 एंड पेपर 3 इन सेपरेटली शिफ्टेड। टायर 2 आपके 3 शिफ्टों में है, 1 2 एंड 3 पेपर 3। पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्टेज। पेपर 2 विल बी फॉर दोज कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसओ, आपकी जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन स्टैटिक्स इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 इन ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। पेपर 3 विल फॉर those who are shortlisted in tier 1 and for paper 3 that is for the post of assistant audit officer, assistant account officers। क्लियर है, तो ये साफ साफ बताया गया कौन सा टायर कौन से बच्चों ने देना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, अब मैं बात करूं सेक्शन 1 है मॉड्यूल मैथमेटिक्स 1 और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, जो मेरे पास रीजनिंग होता है। सेक्शन 2 में क्या है, मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, मॉड्यूल 2 में क्या जनरल अवेयरनेस, मॉड्यूल 3 में क्या है मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर, और मॉड्यूल 2 में क्या है डाटा एंट्री यानी आपकी टाइपिंग। क्लियर है। अब मैं बता दूं इंडिकेटिव सिलेबस क्या होने वाला है, ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहता है, जो ये है ये सेम ही रहता है। इसमें क्या है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, इट वुड बी इंक्लूडेड क्वेश्चंस ऑफ both verbal and non-verbal disk component, may be include question oriented problem solving, analysis, judgment, decision making, visual code। देखो बेसिकली यहाँ से कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका नॉन वर्बल हो गया, इसमें बच्चे बड़ी गलती करते हैं, अर्थमेटिक नंबर सीरीज हो गई, सिलोगिज्म हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका फिगर एनालॉजी होगी, सेमिनार क्लासिफिकेशन, सब आपका किसका है रीजनिंग का। देखो नीचे भी दिखाओ एम्बेडेड फिगर क्रिटिकल थिंग्स, तो रीजनिंग हो गया ये। जनरल अवेयरनेस में क्या नाम है क्वेश्चन in this component will be aimed at testing the candidate's general awareness of the environment around him and its applied to society। questions will be also be designed to test knowledge of current events। मतलब आपके आसपास जो हो रहा है यार, बात सीधी सी है, जो जनरल साइंस है हिस्ट्री ज्योग्राफी वो तो आ ही रही है, ये देखो लिखा हुआ है हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर जो सब कुछ है वो तो है ही है, बट करंट अफेयर भी आएगा इसमें। क्लियर, ज्यादा इसको नहीं बताऊंगा, बात बात में दिक्कत बाद में करेंगे। इसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड, देखो इसके अंदर क्या है बिल्कुल क्वांटिटी एप्टीट्यूड का पूरा है, एडवांस प्लस नॉर्मल। देखो क्या इसमें नंबर्स, परसेंटेज, डिस्काउंट, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा, एलिमेंट्री सर्च, पॉलीगॉन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट पिरामिड, सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ है इसके अंदर। क्लियर है, हाइट एंड डिस्टेंस सब कुछ है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश में, देखो इंग्लिश में लिखा कितना सा हो बट पूरी इंग्लिश है भैया, पूरी इंग्लिश है। क्या लिखो कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश इज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग एबिलिटीज वुड बी टेस्टेड। ठीक है जी, 10th स्टैंडर्ड का है बट सारा कुछ पता है। अब टाइप 2 के लिए क्या है, नंबर सिस्टम है आपके पास, फंडामेंटल अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है मेरे पास, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। सेक्शन 2 पेपर में रीजनिंग है, जनरल अवेयर इंटेलिजेंस है जो मैं बता चुका हूँ, वो ये सेम सिलेबस है, सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही सिलेबस है। वोकैबुलरी ग्रामर इसमें बल्कि थोड़ा डिटेल में बताया गया है, वहां पे सिर्फ नॉर्मल लिखा हुआ था। ठीक है, सेम वही सिलेबस है टायर 1 टायर 2 और अप्रोक्सीमेटली। कंप्यूटर में क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंटर सीपीयू हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, डिवाइस कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स, विंडोज एक्सप्लोर, कीबोर्ड्स, शॉर्टकट्स। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, वर्किंग विद इंटरनेट ईमेल्स पूछ सकते हैं, बेसिक्स ऑफ और नेट वर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी पूछ सकता है आपसे। चलिए इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट, मतलब जब आप एग्जामिनेशन लोन में जा रहे हो तो एडमिशन किस बात पे होगा, क्यों आपको एडमिट करने देंगे, क्या चाहिए आपके पास आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ आधार, देखो प्रिंट आउट चल सकता है इसका, बट मैं कहूंगा ओरिजिनल लेके जाओ, ओरिजिनल लेके जाना, प्रिंट आउट ऑफ ई कार्ड बट आप ओरिजिनल ही लेके जाना, ओरिजिनल भी मांग लेते हैं, वोटर आई कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, बट वो लेके जाना जिसपे आपके पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, एड्रेस मेंशन हो स्पेशली, वो चीज लेके जाना।
क्लियर है, कुछ भी हो सकता है इसमें से जो आप लेके जाना चाहें। मोड ऑफ सिलेक्शन देखो, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टायर 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल ऑफ 1 सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 एंड टायर 2 पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑफ टायर 2 एग्जामिन आर अलो। अनरिजर्व्ड के लिए कम से कम 30% पास, ओबीसी के लिए 25, अदर कैट ओबीसी अदर के लिए 20%, इतना होना चाहिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउिंग, दैट इज मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड। अनरिजर्व्ड के लिए फिर भाई डी टेस्ट मतलब जो आपका टेस्ट होने वाला है उसमें इतनी इतनी है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, आपने टॉप करना। अब गलती क्या होती है, लास्ट 2 पेजों में मैं ये बताऊंगा बच्चों का क्यों एग्जाम में जो होता है रिजेक्शन, पहले ही फॉर्म का रिजेक्शन क्यों होता है। देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या बोला गया उन्होंने, क्या एक्सेप्टेबल फोटो, मतलब आपकी बिल्कुल सीधी फोटो नहीं चाहिए। जैसे मैंने चश्मा लगा रखा है ना, सपोज करो मैंने चश्मा लगा के फोटो खिंचा ली, रिजेक्टेड है फॉर्म, फॉर्म कंफर्म रिजेक्टेड है। क्लियर है। दूसरी चीज क्या है, आपका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपने बिल्कुल स्टिल खड़े रहना है और आपने कैमरे की तरफ देखना, आप ऐसे नहीं देखना, ऐसे नहीं देखना, ऐसे नहीं देखना, ऐसे नहीं, नजरें बिल्कुल कैमरे पे और बिल्कुल स्ट्रेट होगी। और आपकी जो फोटो है ना वो 3 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। देखो जहां पे एक्स्ट्रा कलर्ड फोटो बिल्कुल नहीं चलेगी भाई, ब्लर फोटो बिल्कुल नहीं चलेगी, मतलब ये वाली टू क्लोज, मतलब ऐसा नहीं है, देखो जैसे भी कैमरे में दिख रहा है आपको बिल्कुल क्लोज नहीं, पूरा फेस आपका इतना इतना पोर्शन आना चाहिए। देखो कितना पोर्शन बोला उन्होंने, एटलीस्ट आपके शोल्डर से थोड़ा सा नीचे ना इतना पोर्शन आपका आना चाहिए, इतना पोर्शन आपका। क्लियर है मेरी बात। तो अच्छी सी फोटो खींचो बढ़िया से यार, जबरदस्त, कल को यार इंस्पेक्टर लगने वाले हो, ऑफिसर लगोगे, ऐसी बेकार फोटो की दो, अच्छी फोटो दो। ठीक है। कैप नहीं लगानी भाई, विद गॉगल्स बिल्कुल नहीं लगानी है, चश्मे भी नहीं, ऐसी फोटो भी नहीं लगानी कि आपने क्या किया, अपनी फोटो की फोटो खींची और भैया अपलोड कर दी, पीछे धमाका उठा हुआ है, ये फोटो तो दिख नहीं रही, बैकग्राउंड आपका साफ साफ नजर आ रहा है। बड़े सारे बच्चों की फोटो में सिलेक्ट होने का या फॉर्म रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उनको फोटो नहीं पता चलती किस तरह से अपलोड करनी है। मैंने इसीलिए जो कमीशन ने आपकी नोटिफिकेशन दी है उसके अंदर ये सब बताया गया कि फॉर्म रिजेक्शन का सबसे बड़ा रीजन क्या, साफ साफ लिखा हुआ है कि फोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, ब्लर फोटो नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर फोटो। तो यार ग्रेजुएट कर चुके अगर अब भी ऐसी गलतियां करोगे तो बेटा कैसे नैया पार लगेगी। कल कोई ऑफिसर लगना है यार, ऐसी गलती प्लीज मत करना, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट आपके बड़े भाई की मत करना। समझ आ गया, नहीं समझ आता तो प्लीज हमारे माइक्रो मैं लिंक डलवा दूंगा, वहां पर मेरा नंबर डालो, कॉल कर देना, मैं खुद बताऊंगा कि फॉर्म क्यों रिजेक्ट नहीं होगा तुम्हारा, नहीं होने दूंगा बिल्कुल, फिर मैं देखता हूं कैसे रिजेक्ट होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट चीज देखो जरा। अब मैं साफ साफ बता दूं कि भैया अब चश्मा तो क्यों लगाना पड़ता है, भैया बोर्ड की रेस पड़ती है, सिर दुखता है, आपको क्या लगता है मजाक है पढ़ाना है। देखो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, अपलोड अ फोटोग्राफ विदाउट सब प्रैक्टिकल कैप टेकन आफ्टर 3 जनवरी, मतलब लेटेस्ट फोटो चाहिए यार आपकी, 2-3 महीने पुरानी चलेगी। शादी शुदी में गए होंगे हैं दिसंबर दिसंबर में, मत खिंचवाना भैया जनवरी से, हैं गए होंगे बढ़िया सी फोटो क्रॉप करो उसको, हैं बट क्रॉप भी ऐसे करना है कि साथ में कोई दिखे ना, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, नहीं खिंचवा लो एक फोटो यार, कितने पैसे लगने। क्लियर है। वो कहोगे सर वो भी खिंचवा दो, वो मेरे बस की बात है ना। अब और साइज कितना चाहिए, 20 से 50 के भी जेपीजी फॉर्मेट चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट। अब दूसरी बात आ जाओ आपके ऑटोग्राफ, भैया ऑटोग्राफ की बहुत वैल्यू है, कल को साइन की वैल्यू होनी है, आपके ऑफिसर बन जाओगे जब। अपलोडिंग सिग्नेचर अलॉटेड फाइल साइज 10 से 20 के बी, ठीक है, जेपीजी जेपीईजी जेपीजी फॉर्मेट, 4 सेंटीमीटर विड्थ तो 2 सेंटीमीटर हाइट। समझ आ गई बात। तो ये था फॉर्म भरने का तरीका, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया, 15 मिनट में भी खत्म हो जाती है, बट मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया छोटी से छोटी चीज कि किसी भी मेरे छोटे भाई बहन का फॉर्म ना रह जाए बस। क्लियर है। तो भैया प्लीज इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, इसको सब्सक्राइब तो जरूर कर देना चैनल को। क्लियर है। चलिए चलिए, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, और प्लीज 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।